इसके बाद 1951 आता है, फिर 1961 आता है, 1971 आता है। इस बीच में एक चीज और हो जाती है, जो संविधान में आर्टिकल 340 है, जिसमें कि ये कहा गया है कि एक केंद्र सरकार, जो सरकार है, वो एक आयोग का गठन करेगी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का पता लगाएगी और उनसे जुड़ी हुई नीतियां बनाएगी। 340 आर्टिकल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया, तो उनको देखना चाहिए कि आर्टिकल 340 जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया है उससे जुड़ी हुई डिबेट आप देखेंगे तो 340 बाबा साहब ने कितना एफर्ट किया। और बाबा साहब का, बल्कि आप और ज्यादा कुछ मत देखिए, बाबा साहब का रेजिग्नेशन लेटर जो हर जगह मौजूद है, उनके वॉल्यूम में भी और वेबसाइट पे भी, उसको पढ़िए। बाबा साहब ने अपने रेजिग्नेशन की जो 3 वजहें बताई थी, उसमें से दूसरी वजह जो है वो वजह बताते हैं कि हमने आर्टिकल 340 तो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया, मैं कैबिनेट का मेंबर हूं, मैं लॉ मिनिस्टर हूं, और मैं इस लॉ मिनिस्ट्री में रहते हुए भी ओबीसी जो बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ी हुई सरकार की पॉलिसी है उसको मैं बना नहीं पा रहा हूं, सरकार गठन नहीं कर रही है पिछड़ा वर्ग आयोग का, और इसकी वजह से मैं इस्तीफा देता हूं। तो बाबा साहब ने पिछड़े वर्गों के लिए इस्तीफा दिया। हिंदी कोड बिल इसकी दूसरी वजह थी। तो बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए हमें याद रखना चाहिए कि बाबा साहब ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए इस्तीफा दिया है। जो 3 वजह हैं उसमें दूसरी सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं। बाबा साहब का रेजिग्नेशन लेटर कोई ऐसी चीज नहीं जो छुपा हुआ है, कोई भी आदमी इसको पढ़ सकता है और देख सकता है कि उन्होंने आर्टिकल 340 और ओबीसी के लिए क्या किया है बाबा साहब ने। कोई भी अगर प्रश्न पूछे आपसे कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया, तो आप कहना चाहिए कि आप बाबा साहब का रेजिग्नेशन लेटर पढ़िए। उन्होंने लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया ओबीसी के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए। वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, वो उनकी कल्पना में सारा देश था। वो अपनी जात या शेड्यूल कास्ट या इससे और या मुसलमान तक सीमित नहीं थे या माइनॉरिटी तक, वो सबको साथ लेकर चलने की उनकी परिकल्पना थी।